दिल्ली में आप रहते हैं, आपने देखा वो 7 स्टार आरएसएस का ऑफिस? अब तो बीजेपी के ऑफिस देश में हर जगह बने थे। अब तो आरएसएस ने सोचा नहीं होगा कि दिल्ली में इतना 7 स्टार होटल टाइप का ऑफिस बन गया है। क्या लगता है इतने देखिए बड़े सुविधा संजय भोगी जी, सत्ता में बीजेपी की सत्ता में आने के बाद केवल इसी बात का एक तखमीना लगाया जाए, जांच की जाए कि भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के संगठनों ने कौन कौन सी संपत्तियां अर्जित की हैं, उनके पास कितनी बिल्डिंगें हैं इस वक्त, उन बिल्डिंगों के इंटीरियर के ऊपर कितना रुपया खर्च हुआ है, बिल्डिंगें बनवाने पे कितना रुपया खर्च हुआ है, और सत्ता में आने से पहले ये लोग किन बिल्डिंगों में रहते थे, किन बिल्डिंगों में इनके दफ्तर थे। केवल इसी की एक रिपोर्टिंग हो जाए, इसी की जांच हो जाए तो सारा देश हक्का बक्का हो जाएगा। ये अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री आवास को शीश महल कह के इन लोगों ने इतना प्रचार किया, इन लोगों ने कितने शीश महल बनवाए हैं इस पूरे देश में, इस बात का ये बात भी लोगों के सामने आनी चाहिए। लेकिन जांच कौन कराएगा? ये तो पत्रकारों की जिम्मेदारी है, ये तो सोशल मीडिया की जिम्मेदारी है, ये विपक्षी दलों की भी जिम्मेदारी है कि वो इन तथ्यों को लोग सामने लाएं। मतलब भाई आपका कहना है कि देखिए, विपक्षी दलों, सारे विपक्षी दलों को भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट कहती है, नरेंद्र मोदी कहते हैं सारे विपक्षी दल भ्रष्ट हैं। विपक्षी दलों को बुरा लगना बंद हो गया है इस बात का। हाँ, ये तो कहती है। हाँ, अब विपक्षी दल इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने जितने बड़े पैमाने पर अपने दफ्तरों को बनवाने में और संघ परिवार के जो संगठन है उनके दफ्तरों को, आलीशान दफ्तरों को बनवाने में जो रुपया खर्च हुआ है, कम से कम उन सब दफ्तरों की एक तस्वीर जारी कर दी जाए। ठीक बात भाई है। मैं एक बार अ, संस्कार भारती के दफ्तर में गया, कई साल पहले की बात है, नई नई सत्ता में आए थे उस वक्त, और मुझे जो बात करनी थी मैंने वहां जाके की। उसके कुछ वर्ष बाद मेरे पास फोन आया कि आप जरा, हमारा दफ्तर आईटीओ पे आ गया है, और उसमें अब उनका जो दफ्तर है वो बिल्कुल स्टेट ऑफ आर्ट है। वो तो वहां पे हैबिटेट की बिल्डिंग की तरह उसको देख रहे हैं कि हम लोगों को बुलाएंगे, वो हमारे यहाँ सेमिनार रूम है, हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस रूम है, लोग वहां पे करेंगे। आप सोचिए, वो एक छोटे से मध्यवर्गीय फ्लैट में दफ्तर था, जहां पर है एक छोटी सी कटोरी में 2 ग्लूकोज के बिस्कुट पार्ले के रखे हुए और एक केवल कप में, पुराने से कप में चाय पिलाई गई मुझे। और अब आप उनके दफ्तर को देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संगठनों के पास अच्छे दफ्तर नहीं होने चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संगठनों को तमाम सारी जो सुविधाएं हैं वो संगठनों को नहीं मिलनी चाहिए, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि अभी थोड़े दिन पहले तक आपकी हालत क्या थी, और अचानक आपकी हालत में ये मोहर कौड़ी का अंतर कैसे हो गया। ये गलत तरीके से हुआ हो, सही तरीके से किया हुआ हो, भ्रष्ट तरीके से हुआ हो, ईमानदार तरीके से हुआ हो, किसी भी तरीके से हुआ हो ये काम, इसका पूरा ब्यौरा लोगों के सामने आना चाहिए। ये स्पष्ट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब भ्रष्टाचार के जरिए हुआ, ये तो सब प्रमाण मिलेंगे तो ये बात कही जाएगी। सवाल ये है कि भ्रष्टाचार के जरिए हुआ हो या ईमानदाराना तौर तरीकों से हुआ हो, ये बात लोगों के सामने आना चाहिए कि सत्ता का चमत्कार क्या है। ठीक बात है, सत्ता कैसे जादू कर देती है। हाँ, ये जादू कैसे हुआ। अरे संघ तो अपने आप को ईमानदार अटल बिहारी कहता है, तो वाजपेयी भी 6 साल तक सत्ता में रहे थे, तब ये जादू नहीं हो पाया था। हाँ, भाई मोदी जी ने कर अटल दिया। बिहारी वाजपेयी 6 साल तक सत्ता में रहे, ये इनको 10 साल हुए, 4 ही साल का फर्क है। हम्म, ये फर्क सही केवल बात। 4 साल का ही तो है ना। ऐसा तो है नहीं कि ये 25 साल से सत्ता में हो या ठीक बात 50 साल सत्ता, ऐसी बात तो नहीं है। 4 साल तो है, और ये फर्क 3-4 पिछले दूसरा कार्यकाल जब शुरू हुआ है नरेंद्र मोदी का, तब से ये सारे के सारे अंतर आने शुरू हुए। संघ अपने आप को ईमानदार कहता है, खुद बता देना चाहिए उसको कि उसके पास कहाँ से पैसा आया, इतनी करोड़ों बिल्कुल अरबों रुपए बिल्कुल, की ये पैसा कहां से आया है। संघ संघ के जो संघ के स्वयंसेवक, उनके कार्यकर्ता, प्रचारक, मैं निश्चित रूप से मानता हूं, मैं विचारधारात्मक रूप से हम लोग अलग हों या क्या हों, लेकिन वो लोग सादगी पूर्ण जीवन ही व्यतीत करते रहे हैं। एक झोलाधारी जो कार्यकर्ता की छवि होती है, वो ही संघ के प्रचारक की छवि है। वो उनको एक वैभवपूर्ण, विलासितापूर्ण जीवन और आलीशान भवनों में, आलीशान दफ्तरों में रहते हुए मैंने कभी नहीं देखा। अब देखेंगे। लेकिन वो परिस्थिति काफी बदल गई है। देखिए, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब इन्होंने 4 जून को बहुमत खोया, तो बहुत बड़ा जूतम बाजार शुरू हुआ, बहुत बड़ा लत्याव शुरू हुआ,
उसमें मोहन भागवत ने, इंद्रेश कुमार ने, रतन शारदा ने अपने लेखों और वक्तव्यों के जरिए नरेंद्र मोदी पे बहुत छीटाकशी की, इसमें कोई शक की बात नहीं। अच्छा, तो मुझे लगा कि ये छीटाकशी एक मुकाम तक पहुंचाएगी इस पूरी बहस को। तो जिस वक्त मैं ये उम्मीदें कर रहा था, तब तक संघ के एक ऑब्जर्वर ने, जो कि संघ के भीतर भी काम करते रहे हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि अभय जी, आप बहुत ज्यादा उम्मीदें कर रहे हैं। हम लोग एक चैनल के लिफ्ट से बाहर निकल रहे थे, तो उन्होंने कहा बहुत ज्यादा उम्मीदें कर रहे हैं। हमने क्यों? अरे इतने पिछले 3-4 साल में बड़ी मलाई काटी है इन लोगों ने, इससे ज्यादा नहीं आगे बढ़ पाएंगे, ये छींटाकशी तक ही रह जाएंगे। अब वो बात बदल चुकी है, वो बात नहीं रही, बहुत मलाई खाई है इन लोगों ने। सत्ता की मलाई में ये लोग बिल्कुल चिकने हो चुके हैं। वही हुआ भी, छीना-ईड़ागरी सब बंद हो चुकी है, अब बिल्कुल दोस्ताना है, कोई आपस में मतभेद नहीं रहे, कतई कुछ नहीं, बस 2-3 बातें कही गई थी शुरू में, इसके बाद कुछ नहीं है, सब चल रहा है, सब चीज चिकनी है और फिसल रही है। सही बात है। और वो जमाना चले गए जब संघ के प्रचारक बिल्कुल सादा रहते थे, राजदूत मोटरसाइकिल से चलते थे। अब तो मैं आपको बताऊं कि संघ के जो संगठन मंत्री जाते हैं राज्यों में काम करने के लिए, जहाँ सरकारें होती हैं, सबसे पावरफुल केंद्र हो जाता है वो ठेकेदारों का, अफसरों का, बिचौलियों का। मैं उत्तर प्रदेश की बात बता दूं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक संगठन मंत्री, एक पिंटेल कंपनी है यहाँ पे। बताया जाता है कि ना जाने कितने अफसरों की उसमें बेनामी संपत्ति लगी हुई है। साहे साहब एक हैं, उनके अफसरों से बड़े अच्छे रिश्ते रहे हैं और उनके उस भाजपा संगठन मंत्री से अब रहे हो नहीं है, लेकिन साहे के समर्थक जो लोग हैं वो बताते हैं कि भाई संगठन मंत्री के जरिए बड़ी कृपा मिली। उसके बाद इनकम टैक्स की रेड पड़ी अभय जी, सैकड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति तो इनकम टैक्स ने सीज कर दी उसी पिंटेल कंपनी की लखनऊ में। जांच आगे बढ़ पाती तो जिसने रेड करी 24 घंटे के अंदर उस अफसर का तबादला करके बड़ी महत्वहीन विभाग जगह पे भेज दिएगा, केरल या कहीं और ऐसी जगह पे, इनकम टैक्स का वो शायद कमिश्नर था, ज्वाइंट कमिश्नर जो भी था। तो आप सोचो कि अगर कोई बिल्डर, एक बदनाम बिल्डर, जिनकी मैं बात बता रहा हूँ, रिलायंस कंपनी में छोटी सी नौकरी किया करते थे, आज वो सैकड़ों करोड़ के मालिक हैं। आजकल वो दिल्ली की सत्ता के केंद्र हैं, बनारस में बड़े सक्रिय भूमिका और बीजेपी के संगठन मंत्री का नाम आना उनके साथ में। इनकम टैक्स की वो सैकड़ों करोड़ की जमीन कब्जे आना, जांच सब ठप हो गई क्योंकि बीजेपी के संगठन मंत्री का नाम आ गया। संगठन मंत्री बताओ आरएसएस से गए संगठन मंत्री। तो आप सोचिए कितने ताकतवर हो गए हैं संघ के जो संगठन मंत्री हैं, फिर इसलिए चाहते हैं कि बीजेपी का काम करेंगे, वो दरअसल अब ठेकेदारों का, दलालों का और बिचौलियों का काम करने लगे हैं। तो सवाल ना कहीं तो फिर संघ पे खड़े होंगे ही ना, कब तक संघ बचेगा? देखिए, ये जो ताकतवर, जिस शख्सियत को आप ताकतवर कह रहे हैं, दिल्ली में जानते हैं शख्सियत का नाम क्या है? भाई साहब। भाई साहब, ये दिल्ली में भाई साहब लोग हैं, सारे के सारे लोग भाई साहब लोग सब जगह हैं। नौकरी पानी हो तो भाई साहब लोगों के पास जाओ, काम करवाना हो तो भाई साहब लोगों के पास जाओ। इनमें से बहुत सारे भाई साहब लोग सरकार में काम करते हैं, बाकायदा आधिकारिक रूप से नियुक्त हैं। केंद्र सरकार में बहुत बड़े पैमाने पर भाई साहब लोग आधिकारिक रूप से नियुक्त हैं। राज्य सरकारों में बहुत बड़े पैमाने पर भाई साहब लोग आधिकारिक रूप से नियुक्त हैं। भाई साहब लोग तय करते हैं कि आप यूनिवर्सिटी के शिक्षक बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। भाई साहब लोग तय करते हैं कि आप वाइस चांसलर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अगर कोई आदमी रिटायर हो रहा है तो भाई साहब लोग उसके रिहेबिलिटेशन के, उसके पुनर्वास के लिए तय करेंगे कि उसको वाइस चांसलर बनवाएंगे, क्या बनवाएंगे, कहीं का डायरेक्टर बनवाएंगे, क्या करवाएंगे उसको। सब कुछ भाई साहब लोग तय करते हैं। भाई साहब लोगों को दूसरे तमाम संदर्भों में भी नाम लिया जाता है। बड़े बड़े महत्वपूर्ण हो गए भाई साहब लोग। ठीक बात है। संघ की कार्यशैली चलते हैं, शख्सियत उभरी है भाई साहब की, नई पहले भाई साहब नहीं होते थे। अब सबके भाई साहब जो है वो सब कुछ सर्वे सर्व हो गए।